अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त तौर पर मिल सके। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ज़रा रिमाइंड करवाता हूँ कि हम अपने लास्ट लेक्चर की एंडिंग से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1973 के कुछ सैलेंट फीचर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फर्दर हम अपने उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और इसके फर्दर 1973 के सैलेंट फीचर्स को देखते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन मेथड, द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि इसके अंदर इस बात को शामिल किया गया 1973 के अंदर कि जो भी प्रोविंशियल असेंबलीज़ होगी या नेशनल असेंबलीज़ होगी, जो आपके एमपीए एमएनए होंगे, डायरेक्टली अवाम इनको नॉमिनेट करेगी। अब अवाम के अंदर जिसका आईडी कार्ड बना हुआ होगा, सिंपल मैं अगर आसान लफ्ज़ों में बात करूं, या जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो और उसका आईडी कार्ड बना हो तो उसको इस काबिल किया गया कि वो वोट दे सकता है। तो इसी तरीके से ये ही लोग मतलब कि आगे चलकर जो होते हैं सीएम या आप कह सकते हैं पीएम का भी इंतखाब करते हैं, जो कि अवाम के नुमाइंदे होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से डायरेक्टली जो भी पॉलिटिशियंस आगे असम्बलीज़ के अंदर जाकर बैठेंगे वो अवाम के वोटों से ही मुंतखब होकर जाएंगे। इस्लामिक सिस्टम, द इंक्लूजन ऑफ इस्लामिक प्रोविजन इंश्योर्स एन इस्लामिक सिस्टम इन द कंट्री, कि ख़ास तौर पर इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा कि जो भी मुल्क का निज़ाम है वो इस्लामिक रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चल रहा है। क्योंकि डे स्टूडेंट ये बात आप जैसा कि हमारे ज़हन में है कि हमने ये वतन इस्लामी तलीमात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारने के लिए हासिल किया था। यानी कि हम चाहते थे कि इस्लामिक रूल ऑफ लॉ के मुताबिक कोई एक ऐसी स्टेट हो जिसके अंदर हम इस्लामिक रूल ऑफ लॉ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें, किसी किस्म की हमें रोक टोक ना हो। तो वो इसी वजह से हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप ये कह सकते हैं कि यही थी कि इस्लामिक रूल ऑफ लॉ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। फेडरल सिस्टम की बात की जाए, ए फेडरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द सेंटर एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, कि सेंटर और मतलब कि पूरे मुल्क के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया गया, जैसे कि पहले आइनों के अंदर किया गया था। इसके अंदर ये बात की गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी बात की गई कि जो प्रोविंसेस होंगे वो अपने सूबे के अंदर ख़ास तौर पर वो आज़ाद होंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कानून बनाना चाहते हैं, या टाइम ऑफ नीड अगर वो किसी चीज़ को बजट उनको दिया जाएगा वो उस बजट में किसी को ज़्यादा किसी को कम, जिस तरीके से भी वो अपनी तकसीम डिवीज़न करना चाहते हैं अपने सूबे के अंदर कर सकते हैं, उनको किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट एन ईजी टू मेक अमेंडमेंट इन इट, 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज़, कि उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये रिजिड है। रिजिड से मुराद ये कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम करना इतना आसान नहीं है। तरमीम करने के लिए क्या होगा कि आपको 2/3 अक्सरियत से बिल को, कोई भी मसवदा या आप कह सकते हैं बिल होगा, उसको नेशनल असम्बली से पास करवाना ज़रूरी है, उसके बाद उसको सेनेट से पास करवाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है वो फिर जाके कानून बनेगा। तो इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, आप ये कह सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से डैट, आप ये कह सकते हैं। आगे है 25th अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं 25 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। डेयर स्टूडेंट, अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो कि प्रॉपरली पास नहीं हुई, तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि इनको आइन के अंदर आखिर क्यों किया गया है शामिल। 9th अमेंडमेंट, 11th अमेंडमेंट, 15th अमेंडमेंट वर नॉट पास्ड येट, कि ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो कि अभी तक पास नहीं हुई। तो डे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता चलूँ कि कोई भी अमेंडमेंट, चाहे अगर वो किसी आप एक मसवदा पेश करते हैं
بل کوئی امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر لانی ہو، اگر وہ کسی ایک اسمبلی سے 2/3 میجورٹی سے پاس ہو جائے تو اس کو جو ہوتا ہے بے شک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی جب تک سینٹ سے پاس نہیں ہوگی، لیکن اس کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے یہ 3 امینڈمنٹس بے شک دونوں ایوانوں سے پاس نہیں ہوئی، ایک ایوان سے پاس ہوئی، اسی وجہ سے ان کو پراپرلی کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا گیا ہے۔ آگے کنکلوژن، 1973 کانسٹیٹیوشن انلسٹڈ دا مین پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی، کہ یہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن تھا کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی اسٹیٹ کو ویل ڈیولپڈ طریقے سے چلانے کے لیے تمام جو ضابطہ اخلاق تھے یا زندگی گزارنے کا جو ضابطہ حیات تھا اس کو پورا کرتا تھا۔ میکسیمم ایفرٹس ور میڈ ٹو امپروو دا کریکٹر آف دس کانسٹیٹیوشن، کہ اس کانسٹیٹیوشن کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ لائک ادر کانسٹیٹیوشن، 1973 کانسٹیٹیوشن آلسو پرووائڈ principles for the protection, propagation and enforcement of Islamic strategies، کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے دوسرے کانسٹیٹیوشنز کی طرح لائک ادر 1956 یا 1962 کے کانسٹیٹیوشن کی طرح آپ کو ہر طرح کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ آپ کو جانی تحفظ دیا جاتا ہے، آپ کو آپ کے مال کا، آپ کی پراپرٹی کا تحفظ دیا جا سکتا ہے، آپ کو اس چیز کی مکمل آزادی ہے کہ آپ جس طریقے سے اسلامک رول آف لاء کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا اسلامک رول آف لاء کے مطابق زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، ایک امپورٹنٹ بات کہ میں نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا کنکلوژن ایڈ کیا ہے، اس کے علاوہ 1956 یا 1962 کے کانسٹیٹیوشنز کا کنکلوژن ایڈ نہیں کیا۔ دس از یور رسپانسبلٹی کہ آپ ان کا کنکلوژن ایڈ کریں اور مطلب کہ بتائیں کہ آپ کی کیا تھنکنگ ہے کہ ان کا کنکلوژن کیا ہو سکتا ہے ان دونوں آئینوں کا۔ دس از آل اباؤٹ 1973 کانسٹیٹیوشن۔ Do write your question in comment section below. Hit the like and subscribe button if you haven't yet. Stay tuned and Allah Hafiz.